धन्यवाद। रणदीप जी, कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मार्कम जी, अजय सिंह राहुल जी, अरुण यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है।
12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11 और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन किया जा रहा है। यह काम बीजेपी के लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी, को करके दिखाया है। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, सोनिया भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी जो यहां पहले आए थे। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब यह कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है, ना लॉयर बनना है, कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए, आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। यह है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। साफ है। जमीन का हक मिलना चाहिए, जंगल का हक मिलना चाहिए। और हम कानून लाए, क्योंकि हम खोखले वायदे नहीं करते। हम पैसा कानून लाए, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून लाए,
अब इन पैसा कानून में साफ लिखा था, जमीन लेनी है, चाहे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, अदानी हो, कोई भी हो, अगर जमीन लेनी है तो पहले जाकर हाथ जोड़कर ग्राम सभा से जाकर पूछिए, नहीं तो जमीन नहीं ले सकते। ये कानून बनाया हमने। बीजेपी कहते नहीं, आप वनवासी हो, आपका जमीन पे कोई हक नहीं बनता, ग्राम सभा से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो करेगा वो करेगा, आदिवासियों का इसमें कोई हक नहीं बनता। और पैसा कानून को, एक्ट को उन्होंने रद्द कर दिया। 4.5 लाख पट्टे, जमीन के पट्टे जो आपके हैं, जो आपको मिलने चाहिए, उन पट्टों को बीजेपी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं भैया आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो, जमीन का तो आपका हक बनता ही नहीं है। सरकार ने 3.5 लाख पट्टे आपके हवाले कर दिए थे। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर, डराकर आपसे जमीन छीनी। जोबट में, मंडला में, डिंडोरी में आपने धरना की, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया और जो आपका है आपसे छीना गया। जल, जमीन और जंगल, मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, जो आपका है वो आपको हम वापस दे देंगे। जो आपकी जमीन का हक है हम आपको दे देंगे। अब मैं आपसे अब एक मजेदार बात बोलना चाहता हूं। इस बात को आप गहराई से सुनिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार का कोई भी निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय, मनरेगा कैसे बनेगा, आदिवासी बिल कैसे बनेगा, डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय अंत में ये 90 अफसर साइन करके निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं लेते हैं। बजट का कैसे प्रयोग किया जाएगा, हिंदुस्तान में जो जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। अब मैंने पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और मैंने कहा कि भैया ये जो पूरा बजट है, इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजेदार सवाल। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है
और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, यह बता दो मुझे। भाई और बहनों, ये हिंदुस्तान, हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है। भाई और बहनों, 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है, इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं, और हम करवा के दिखाएंगे। भाई और बहनों, आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो, आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाई और बहनों, मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। हम यहां आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। भाई और बहनों, हमारी गारंटी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था, आपकी जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है
तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं और पहला कदम का सेंसस जाति जनगणना है। पहला कदम। मैंने कमलनाथ जी से कहा, कुछ दिन पहले मैंने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी आपकी एज क्या है? आयु क्या है आपकी? हाँ, 72 साल की एज है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कभी जीप पे चढ़ जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले भीड़ के बीच में घुस गए, थोड़ी सी चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई। मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, कमलनाथ जी आपने एक्सरे करवाया, एमआरआई आपने करवाया? कहते हां मैंने करवाया। क्या हुआ? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी, लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी। वही बात मैं कह रहा हूं, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अब मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। क्या मतलब? इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा, भाई और बहनों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। कल भाई और बहनों, ओबीसी भाई और बहनों, युवाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मजेदार। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे में, इजराइल के बारे में, अलग अलग सवाल। मैंने एक सवाल रख दिया सामने। मैंने प्रेस वालों से पूछा, भैया एक बात बता दो, आप यहां पे 200-300 लोग, ना एक दलित था, ना एक आदिवासी था। यह सवाल है हिंदुस्तान के सामने। सवाल का जवाब हम निकालना चाह रहे हैं। ओबीसी युवा हैं कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी वो साउथ इंडिया की बात करेंगे, कभी वो चुनाव की बात करेंगे। जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते। रिमोट कंट्रोल कहीं और है, अदानी के पास रिमोट कंट्रोल।
तो कांग्रेस ने क्या वायदे किए? झूठे वायदे नहीं, मोदी जी वायदे नहीं, 15 लाख रुपए वायदे नहीं। मैंने आज कमलनाथ जी से कहा, रणदीप सुरजेवाला जी से कहा हेलीकॉप्टर में आते हुए कि देखिए, वायदे वही करने हैं जो पूरा हो सके, नहीं तो टाइम जाया मत कीजिए। हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सच्चे वायदे मैं आपको बता देता हूं, कर्नाटक में किया या हम करने जा रहे हैं। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए, 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। कहना चाहता था, इतनी गर्मी में दूर से आए, आपने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत से आपने मेरी बात सुनी, और सिर्फ आपने नहीं, मध्य प्रदेश के युवाओं ने टीवी पे आपने मेरी बात सुनी, समझी, और इस बात पे आप निर्णय लेने जा रहे हो, अपने भविष्य पे आप निर्णय लेने जा रहे हो। इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूं आपका। जहां भी मेरी जरूरत हो, जब भी मेरी जरूरत हो, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, आप सिर्फ मुझे बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सुभाष गुप्ता जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, आभार व्यक्त करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी आभार व्यक्त करेंगे। परम सम्मानित इस देश के नेता